जी हेमंत, जिस तरह से लगातार प्रॉपर्टी खरीदी गई है और कई प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी भी होंगी, ऐसा भी साफ यहां पर संकेत मिल रहे हैं। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट को भी नजरअंदाज किया है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ये इस वक्त कितना बड़ा मामला आपको बनता नजर आ रहा है? माइटस इंफ्रा जो कंपनी है वो कंपनी टेंजिबल एसेट्स पे बेस्ड है। इट्स प्राइमरी बिजनेस इज रियल एस्टेट एंड it has got a vault of several properties, and it is also undertaking many contracts in the real estate sector. जो इन्होंने प्रॉपर्टीज एक्वायर करी हैं उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज आज की डेट में मॉर्गेज हैं टू द लेंडर्स। तो अब ये देखने वाली बात ये है, फाउंडेशनल बात ये है कि जो प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्वायर करी हैं इन ब्रीच ऑफ अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, वो जो सरप्लस लैंड है वो अगर उन्होंने चार्ज करी है जिसको गवर्नमेंट कानूनी तौर पे एक्वायर कर सकती है, और उसके अलावा जो सजा होगी 2 साल की सजा भी है अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट में, जो आंध्र प्रदेश में एप्लीकेबल है अपार्ट फ्रॉम द अदर फिस्कल पेनल्टीज। तो उसका उस सब चीज का असर कंपनी की हेल्थ पे होने के अलावा बैंकों को शटर करेगा। वो कंप्लीटली वो इसलिए शटर करेगा क्योंकि आज की डेट में बैंकों ने जो परफॉर्मेंस गारंटीज दे रखी हैं माइटस के लिए, जो माइटस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 50 से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मेरी नॉलेज में है, और जो थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल्स वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उन सबके लिए उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटीज ली हुई हैं बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। उन्होंने वो गारंटीज दी हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेज शेयर्स एंड देयर रियल एस्टेट, रियल एस्टेट ऑफ माइटस व्हिच हैज बीन चार्ज्ड टू these institutions. अब कल को अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अगर प्रोसीड करती है माइटस के अगेंस्ट, तो वो प्रॉपर्टीज दे विल लूज द प्रॉपर्टीज। तो उस सिचुएशन में बैंक्स विल बी लेफ्ट विद नथिंग एट ऑल एक्सेप्ट व्हाटएवर लैंड इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ अर्बन लैंड सीलिंग। जी, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है कि क्योंकि बैंकों के पास ये जमीन गिरवी रख के पैसे लिए गए हैं, और अगर ये जमीन ही सरकार जब्त कर लेती है तो इसके एवज में दिए गए पैसे वसूल करने का कानूनन अधिकार भी नहीं रहेगा उन बैंकों को। तो मिहिर, कुल मिलाकर अब स्थिति जो है जिस तरह से साफ हो रही है, खतरा भी उसी तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है निवेशकों के लिए जो कंपनी में निवेशित हैं। अब बात अगर हम बोर्ड के भंग किए जाने की करें तो आपको क्या लगता है यहां पर हेमंत, सरकार को अभी तक क्या अड़चन पेश आ रही हो सकती है? सीएलबी से क्या इसके लिए एक स्पेशल क्लियरिंग लेनी है और उसमें कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया कि बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए, तो अब इस कार्रवाई में देर क्यों हो रही हो सकती है? इसमें ऐसा है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं उसका तो पालन करना ही पड़ेगा, और उसमें definitely the other side will be given an opportunity to represent themselves. तो but end में ये भंग जरूर होगा। वो इसलिए भंग होगा क्योंकि ये सिर्फ सरकार ही नहीं है जो प्रेशर डाल रही है, सरकार के ऊपर प्रेशर एक्चुअली सारे बैंक डाल रहे हैं जी। और मैं जैसे पिछले विषय में या पिछले सवाल के ऊपर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा ताकि व्यूअर्स को और क्लैरिटी मिले। जैसे अभी ठक्कर साहब बता रहे थे कि कई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्लाइंट्स के माइटस के साथ, और उन हर कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है गारंटी की, और इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, बैंक्स ने वो गारंटी दे रखी है जी। और अब क्या है, धीरे धीरे ये सारे क्लाइंट्स उन गारंटीज को इन्वोक कर रहे हैं। अब वो जब उन गारंटीज को इन्वोक कर रहे हैं तो वो पैसा उन क्लाइंट्स को मिल रहा है, और वो किनके हाथों से जा रहा है? वो बैंकों के हाथों से जा रहा है। बिल्कुल। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे दूंगा कि 2 बैंकों ने, 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया कुछ दिन पहले कि हमारे को स्टे दिया जाए, इंजंक्शन दिया जाए अगेंस्ट ऑल द क्लाइंट्स ऑफ माइटस, दैट दे शुड बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम विड्रॉइंग द कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रॉम टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रॉम रिवोकिंग द बैंक गारंटीज। जो एक बहुत ही मेरे हिसाब से जो अभी तक मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि कहां आप बैंक हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके स्टे ले रहे हैं क्लाइंट्स के साथ, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है कि नॉन परफॉर्मेंस के लिए वो गारंटी इन्वोक कर सकते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आज बैंक्स इतने सफोकेट हो चुके हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतने सफोकेट हो चुके हैं कि अगर वो
जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं टू रिप्लेस द बोर्ड एंड टू हैव द सिमिलर बोर्ड एज इज देयर इन सत्यम्स केस, टू इंप्रूव द पब्लिक इमेज सो दैट द क्लाइंट्स डोंट गेट स्केर्ड अवे, उसके लिए उन्होंने ये सरकार पे प्रेशर डाला। और सरकार को भी पता है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनी है, साइफन ऑफ हुआ है पैसा बहुत सारा और पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व, तो वो उन्होंने सीएलबी को अप्रोच किया है। और मेरे अनुमान में ये ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 वर्किंग डेज और लगने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 24 को ये नेक्स्ट हियरिंग है और 24 को सीएलबी मेरे हिसाब से इसमें नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देगा। रिमूवल मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सीएलबी में मैटर है, बट गवर्नमेंट ने अपने डायरेक्टर्स की भी अपॉइंटमेंट मांगी है। आईएफसीआई ने भी बोला है कि हमारा एक नॉमिनी डायरेक्टर होना चाहिए क्योंकि 17% हमारी स्टेक है। लेकिन ये जो आज की डेट में परसेंटेजेस भी जो आ रही हैं शेयर होल्डिंग की, उसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि वो सिर्फ ऑन पेपर है। कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एक्चुअली वो शेयर बेच दिए हैं जी। वो इसलिए बेच दिए हैं क्योंकि मार्जिन मनी उन्होंने रिकवर करनी थी गारंटीज के लिए, शेयर्स ड्रॉप हो गए थे शेयर्स की प्राइस, तो जो शेयर्स प्लेज थे उन्होंने कई शेयर्स एक्चुअली बेच भी दिए हैं जी। जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि शेयर धारकों की मंजूरी लेना कितनी जरूरी होना चाहिए और कौन कौन से मामले में खास तौर से बहुत ही कंपलसरी हो जाना चाहिए। हेमंत, कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिन पर बोर्ड फैसला करता है और यहाँ पर बोर्ड में क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं जिन्हें कई बार तो कुछ इंसेंटिव दे दिए जाते हैं या फिर कई बार उनका इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये कौन से ऐसे मामले होने चाहिए या अभी तक कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें शेयर धारकों को इन्वॉल्व करना जरूरी है और एक खास परसेंटेज कम से कम जिसमें कि शेयर धारकों की हो, ताकि कोई भी चीज जो है वो शेयर धारकों से या यूं तो छुपी नहीं रह सके या फिर उनके हित के खिलाफ नहीं हो सके। ऐसा है कि एट द एंड ऑफ द डे जो एक चीज हमारे को रियलाइज करनी है कि जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि फिजिकली शेयर होल्डर्स विल कम एंड पार्टिसिपेट इन ऑल द जनरल मीटिंग्स। एट द एंड ऑफ द डे वो मैंडेट देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जैसे आम जनता पार्लियामेंटेरियंस को मैंडेट देती है टू लेजिस्लेट लॉज, उसी तरह से जो शेयर होल्डर्स हैं वो मैंडेट देते हैं डायरेक्टर्स को, उनके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस रखते हैं कि वो कंपनी और उनके शेयर्स के कस्टोडियंस हैं, ट्रस्टीज हैं और वो कंपनी को ऑनेस्टली और डिलीजेंटली चलाएंगे। उसी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक जागरण चला, कई कमेटीज बनी इंडिया में, कुमार मंगलम बिरला कमेटी बनी, उससे पहले नरेश चंद्रा कमेटी बनी, कई रिकमेंडेशन गई और एक कोड बना, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। हिंदुस्तान में थोड़ी सी प्रॉब्लम एक ये है कि हमारे यहाँ लॉ 2 इवेंचुअलिटीज में बनता है। एक तो तब बनता है जब एक स्कैंडल हो जाता है, उसको डील करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं होती आपके पास। दूसरा, अगर इंडिया किसी ट्रीटी या किसी कन्वेंशन का सिग्नेटरी है तो उसको उस कन्वेंशन और ट्रीटी के तहत एक कानून बनाना पड़ता है। और जब हम कानून बनाने लगते हैं तो हम एक कॉकटेल बना देते हैं, 10-15 कंट्रीज के पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन उठा के हम उनको एक ब्लेंड कर देते हैं और एक कानून बना देते हैं। तो आज मतलब मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि हर सोसाइटी की अपनी नीड्स होती हैं, हर सोसाइटी के अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सैलेंट फीचर्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उसको देखते हुए एक थिंक टैंक बना के और एक्सपर्ट्स को लेके एक्सपर्ट मैं ये नहीं चाहता कि एक स्टैंडिंग कमेटी बन जाए पार्लियामेंट में और कुछ एमपीज हैं वो लॉ बना दें। एक एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए और उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उसको 100% कानून में ट्रांसलेट करना चाहिए। जी चलिए, अभी हम इस पेशकश को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन ये हमारी जो पूरी मुहिम है ये जारी रहेगी और इस सच का खुलासा हम करते रहेंगे। बलजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में शामिल हुए। छोटे से ब्रेक के बाद जारी रहेगी हमारी खास पेशकश।